नमस्कार और स्वागत है। आज हम ब्रेने ब्राउन की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन पर आधारित कुछ विचारों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो आइडियाज़ हैं जो सुनने में तो बहुत सरल लगते हैं, पर असल ज़िंदगी में उन्हें अपनाना उतना ही मुश्किल हो सकता है। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे हमारी कमियां, हमारा वो अधूरापन, जिसे हम अक्सर छिपाने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, वही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। चलिए एक बहुत ही सीधी सी बात से शुरू करते हैं। हम सब पर एक परफेक्ट जिंदगी जीने का मतलब एक दबाव सा है। सोशल मीडिया खोलो तो परफेक्ट छुट्टियां, परफेक्ट रिश्ते, परफेक्ट करियर, एक एक अंतहीन दौड़ है। सही बात है। लेकिन इस किताब में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, परफेक्ट बनने की कोशिश असल में खुशी को मार देती है। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। और इसी दबाव से इस किताब की पूरी कहानी शुरू होती है। ये एक बड़ी मजेदार कश्मकश है अगर आप देखें तो। अच्छा। हाँ, एक तरफ वो इंसान है जो दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो सब कुछ कंट्रोल में है, मैं परफेक्ट हूँ। और दूसरी तरफ अंदर एक आवाज है जो कहती है बस बहुत हुआ, मुझे अपनी असलियत के साथ जीना है। हाँ, तो आज की हमारी ये बातचीत इसी कश्मकश को समझने और शायद इससे बाहर निकलने के रास्ते खोजने के बारे में है। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस बुनियाद की बात करते हैं जिस पर ये सारी सोच टिकी है, आत्ममूल्य और आत्मकरुणा। हाँ, किताब का जो सबसे मशहूर आइडिया है, यू आर एनफ। मैं काफी हूँ। हाँ, मैं जैसा हूँ काफी हूँ। ये तीन शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें महसूस करना बहुत मुश्किल है। खासकर जब हमसे कोई बड़ी गलती हो जाए। वही तो, उस वक्त तो दिमाग में यही चलता है, लोग क्या सोचेंगे, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं फेल हो गया। कि हमने अपना आत्ममूल्य मतलब अपनी कीमत बाहरी चीजों से जोड़ रखी है। जैसे हमारी नौकरी, हमारा बैंक बैलेंस, दूसरों की तारीफ, हम उसे कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सोच ही एक जाल है। जाल। हाँ, असल आत्ममूल्य कोई कमाने वाली चीज नहीं है, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब कोई इंसान अपनी पूरी कहानी को, अच्छी और बुरी दोनों, अपना लेता है तो उसे दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अंदर से और मजबूत हो जाता है। ये यू आर इनफ वाली बात तो समझ आती है, लेकिन इसे महसूस करना मुश्किल है। जैसा हमने कहा, खासकर उस सेल्फ क्रिटिसिज्म से कैसे निपटा जाए। क्या यहाँ पर करुणा मतलब कंपैशन का कोई रोल है? हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। हम दूसरों के लिए तो बड़ी आसानी से करुणा दिखा देते हैं। हाँ, दोस्त से गलती हो तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, होता है। बिल्कुल, इंसान से ही गलती होती है। लेकिन जब वही गलती हमसे होती है तो हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। किताब इसे भावनात्मक स्वतंत्रता की चाबी कहती है। भावनात्मक स्वतंत्रता की चाबी। हाँ, आत्मकरुणा का मतलब ये नहीं कि खुद को गलतियों के लिए छूट दे दो। इसका मतलब है ये समझना कि गलतियां इंसान होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये खुद से ये कहने जैसा है, हाँ मुझसे गलती हुई, ये दुखद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। मैं इसे सीख कर आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब खुद के साथ भी वैसे ही दोस्ती निभाना जैसे हम दूसरों के साथ निभाते हैं। बिल्कुल। और जब किसी के अंदर अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करने की एक क्षमता आ जाती है ना, तभी वो दूसरों के प्रति सच्ची और गहरी करुणा महसूस कर सकता है। अच्छा। ये एक तरह से अंदर से बाहर की ओर बहती है। जो इंसान खुद के लिए सख्त है वो अक्सर दूसरों के लिए भी सख्त होता है। और जब कोई इंसान खुद के प्रति इतनी करुणा रखना सीख जाता है तो इसका असर उसके बाहरी रिश्तों पर कैसे पड़ता है? क्योंकि खुद को स्वीकार करना एक बात है, लेकिन दुनिया के सामने अपनी असलियत रखने के लिए तो हिम्मत चाहिए होगी। यहीं पर शायद साहस यानी करेज का रोल आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इस किताब में साहस की परिभाषा बहुत ही अलग है। मतलब हीरो बनने वाली नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए साहस का मतलब होता है डर के बिना काम करना। लेकिन यहाँ लेखक का तर्क है कि साहस का असली मतलब है अपनी कहानी को पूरी ईमानदारी से सुनाने की हिम्मत रखना, भले ही नतीजा कुछ भी हो। वाह। इसका मतलब है दूसरों की तरह बनने की कोशिश छोड़ने का साहस, अपनी राय रखने का साहस, तब भी जब वो पॉपुलर ना हो। ये सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन ये सीधे तौर पर हमारे रिश्तों से कैसे जुड़ता है? इसका जुड़ाव बहुत गहरा है। किताब एक सीधा सा फॉर्मूला देती है। जब हम अपनी असलियत को छुपाते हैं, एक मुखौटा पहनकर दुनिया के सामने जाते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें, तो हम मन की शांति खो देते हैं। बिल्कुल। हम लगातार इस डर में जीते हैं कि कहीं मेरी सच्चाई बाहर ना आ जाए। लेकिन जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी,
अपनी कमजोरियों को दिखाने का साहस करते हैं, जैसे किसी दोस्त को ये बताना कि आज मेरा दिन बहुत खराब था, या ऑफिस में ये मानना कि मुझे इस प्रोजेक्ट में मदद चाहिए। हाँ, तभी असली और गहरे रिश्ते बनते हैं, क्योंकि उस पल में हम सामने वाले को अपनी असलियत देखने का मौका देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेक परफेक्शन से फेक रिलेशनशिप्स बनते हैं और रियल सेल्फ से रियल कनेक्शंस। बिल्कुल, ये फॉर्मूला सुनने में बहुत सीधा लगता है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब असल जिंदगी में, खासकर प्रोफेशनल माहौल में, क्या हम अपनी सारी कमजोरियां दिखा सकते हैं? क्या इसका फायदा नहीं उठाया जा सकता? हाँ, वल्नरेबिलिटी का मतलब सब कुछ बता देना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को उन लोगों के साथ साझा करना है जिन्होंने आपका भरोसा कमाया है। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन खराब हो गई। एक तरीका है कि आप बहाने बनाएं। दूसरा तरीका है कि आप अपनी टीम से कहें, दोस्तों, मैं सच में नर्वस था और मैंने इसे गड़बड़ कर दिया। अगली बार मैं बेहतर करूंगा। वो दूसरा पल, वो ईमानदारी, वहीं पर टीम का भरोसा बनता है। एग्जैक्टली, वहीं पर असली कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो ये भरोसे पर आधारित है। अब उन भावनाओं की बात करते हैं जो हमें अक्सर ऐसा करने से रोकती हैं। किताब शर्म यानी शेम और अपराध बोध यानी गिल्ट के बीच एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क बताती है। मुझे ये हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एक्शन तय करता है। अपराध बोध यानी गिल्ट का फोकस हमारे व्यवहार पर होता है। ये कहता है, मैंने कुछ गलत किया। जैसे मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला, ये गलत था। बिल्कुल, ये भावना हमें अपनी गलती सुधारने और माफी मांगने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। और शर्म, शेम, शर्म का फोकस हमारे व्यवहार पर नहीं, बल्कि हमारी पहचान पर होता है। शर्म कहती है, मैं ही खराब हूं, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं एक बुरा इंसान हूं। हाँ, ये अंतर बहुत गहरा है। अपराध बोध हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन शर्म हमें तोड़ती है, हमें अकेला महसूस कराती है और हमें छिपाने और चुप रहने पर मजबूर करती है। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली अंतर है। ये वो फर्क है जो किसी को अपनी गलती मानकर माफी मांगने और किसी को उस गलती के बोझ तले हमेशा के लिए दब जाने के बीच होता है। तो इसका मतलब है कि हमें कई चीजों को छोड़ने की जरूरत है, जैसे हर वक्त अच्छा दिखने की कोशिश। तब उन चीजों के लिए जगह बनती है जिन्हें ये बोझ दबाकर रखते हैं, जैसे रचनात्मकता, प्यार, खुशी और आत्मविश्वास। और किताब के हिसाब से खुशी किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आती। तो कहाँ से आती है? एक बहुत ही साधारण सी आदत से, आभार या कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये बात मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम हमेशा अगली बड़ी चीज के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, अगला प्रमोशन, अगली कार, अगली छुट्टी, और इस चक्कर में जो हमारे पास अभी है उसे देखना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। और सोच इससे सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस कहता है। रोज जानबूझकर उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जिनके लिए हम आभारी हैं। जैसे सुबह की चाय का स्वाद, किसी अपने की आवाज, सिर पर छत का होना, या बस कुछ पल की शांति। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे खोजना है, ये हर दिन हमारे अंदर ही पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके पास हैं, बजाय उनके जो नहीं है, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो अब तक हमने आत्ममूल्य, साहस, रिश्तों और कृतज्ञता की बात की है। इन सभी विचारों को मिलाकर किताब एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट देती है, होल हार्टेड लिविंग, संपूर्णता से जीना। हाँ, इसकी परिभाषा है दिल से जीना, डर से नहीं। हाँ, और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक चुनाव है। परफेक्ट बनने की कोशिश एक ऐसे आईने के सामने खड़े होने जैसा है जो हमेशा आपकी खामियां दिखाता है। आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी नहीं। वहीं संपूर्ण होना एक मोज़ेक आर्ट की तरह है। टूटे हुए अलग अलग रंग के टुकड़े मिलकर ही एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। हमारी कमियां और गलतियां वो टूटे हुए टुकड़े हैं जो हमें यूनिक और संपूर्ण बनाते हैं। इस जीवन शैली में बहुत सी बातें शामिल हैं, प्रामाणिकता, कृतज्ञता, लचीलापन। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। जैसे सोर्स, चंचलता, मतलब प्लेफुलनेस की बात करता है। हाँ, हम बड़ों की दुनिया में खेलना कूदना, बिना किसी मकसद के मस्ती करना भूल ही जाते हैं। और इसे अक्सर बचपना या समय की बर्बादी समझा जाता है। लेकिन किताब का तर्क है कि ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारी खुशी और हमारे रिश्तों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि काम।
सिर्फ मजे के लिए कुछ करना। हाँ, बिना किसी लक्ष्य के, चाहे वो डांस करना हो, कोई गेम खेलना हो या बस दोस्तों के साथ हंसना हो, ये हमारे दिमाग को तरोताजा करता है। इसी तरह एक और चीज है आराम, रेस्ट, जिसे हम अक्सर आलस समझ लेते हैं। हमारी संस्कृति में तो हमेशा व्यस्त रहो एक मेडल की तरह है। सही बात है। अगर आप थके हुए नहीं हैं, तो शायद आप मेहनत नहीं कर रहे। हाँ, ये सोच बहुत नुकसानदायक है। बहुत ज्यादा। सोच के मुताबिक आराम हमारी प्रोडक्टिविटी का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका सबसे जरूरी हिस्सा है। जैसे हमारी मांसपेशियों को कसरत के बाद आराम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग और हमारी आत्मा को भी होती है। पर्याप्त नींद लेना, कुछ ना करने के लिए समय निकालना, ये सब संपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है, लग्जरी नहीं। ये हमें बर्नआउट से बचाता है और हमें ज्यादा शांत और केंद्रित बनाता है। तो अंत में जो संदेश सबसे ज्यादा गूंजता है वो ये है कि इम्परफेक्शन इज नॉट वीकनेस, इट्स आवर ग्रेटेस्ट गिफ्ट। हमारा अधूरापन हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा उपहार है। हाँ, यही हमें इंसान बनाता है, यही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार यही है कि जब हम खुद को पूरी तरह से अपनाते हैं, अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपने डरों के साथ, तो हमारी असली पहचान चमक उठती है। ये दूसरों को खुश करने की अंधी दौड़ से निकलकर खुद को स्वीकार करना सीखने का एक सफर है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार सूची की लीड है जो इस पूरी चर्चा को एक व्यक्तिगत सवाल में बदल देता है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से परफेक्ट दिखने और बनने का दबाव पूरी तरह से हटा दे, तो उसके रोजमर्रा के वो कौन से 3 फैसले होंगे जो सबसे पहले बदलेंगे? शायद वो क्या पहनता है, या वो सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करता है, या फिर वो किसी मीटिंग में अपनी राय कैसे रखता है। ये सोचने वाली बात है।